किशोर घर से तैयार होकर अपने घर से निकलता है। वो अपनी नानी माँ के गांव जा रहा होता है। उसकी माँ ने बहुत सारे ज़रूरी सामान दिए होते हैं नानी के गांव छोड़ने के लिए। वही सामान के थैले को वो हाथ में लेकर किशोर बस स्टैंड पर खड़ा रहता है। बस आती है और किशोर उस पर बैठता है। कुछ ही समय में वो अपने नानी के घर वीरपुर पहुंच जाता है। वीरपुर गांव एक छोटा, सुनसान और डरावनी सी होती है। वहां के लोग न ज़्यादा किसी से बातचीत करते हैं, न ही ज़्यादा किसी से लेन देन करते हैं। किशोर अपनी नानी के घर पहुंचता है। बूढ़ी नानी आंगन पर बैठी होती है। किशोर उन्हें सामान का थैला हाथ पर देता है। नानी उसे अपना घर दिखाती है और खाना खिलाती है। किशोर कहता है, वाह नानी, आपके हाथों का जादू अभी तक बरकरार है। वाह, क्या खाना पकाया है, माँ से भी अच्छा। नानी कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे नाना जी भी यही कहते थे और वो तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम किया करते थे। वो बिल्कुल तुम्हारी माँ को यानी शीला को घर का काम नहीं करने देते थे। किशोर अपनी नानी से ढेर सारी बातें करता है। किशोर कहता है, नानी, मैं गांव घूमकर आ सकता हूँ क्या? नानी कहती है, बेटा, यहाँ शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। माहौल गांव का बहुत ही बिगड़ चुका है। किशोर कहता है, ठीक है नानी, मैं कल सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। सुबह हो जाती है। किशोर बढ़िया सवेरे उठकर नानी से कहता है, चलिए ना नानी, हम साथ में गांव घूमते हैं। नानी अपनी लाठी पकड़ती है और एक हाथ में किशोर का हाथ पकड़ती है। वो धीरे धीरे अपना गांव घुमाती है। पड़ोस की काकी कहती है, अच्छा जी, नाती को गांव घुमा रही हो अम्मा? नानी कहती है, हाँ हाँ, ये बदमाश घर पर बैठने वालों में से कहाँ है? तुम्हें तो अच्छे से मालूम है, जब ये छोटा था इसकी माँ शीला इसे गांव पर पूरे ढूंढती रहती थी और ये कैसे तुम्हारे घर पर छुपा बैठा होता था। किशोर हंसने लगता है। धीरे धीरे वो गांव घुमाती है। किशोर भी अपने नानी का गांव इतने बरस के बाद आता है तो उसे भी सबसे मिलकर खुशी मिलती है। नानी कहती है, किशोर, अब घर चलते हैं। मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां चूल्हे पर बनाकर खिलाती हूँ, चल। दोनों वापस आते हैं। तभी किशोर की नज़र एक बंद दुकान पर पड़ता है। किशोर उस दुकान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी नानी उसे रोक लेती है और कहती है, इसके तरफ आंख उठाकर मत देखना, चल घर सीधा। किशोर अपनी नानी से पूरे दिन भर पूछता रहता है पर नानी उसे कुछ भी नहीं बताती। किशोर दुखी होता है पर नानी उसे तब भी कुछ भी नहीं बताती। किशोर कुछ ही दिनों में वहां से रहकर अपने गांव वापस आता है। आते वक्त नानी से कहता है, आप नहीं बताओगी तो भी मैं सच्चाई अपनी माँ से पता कर लूंगा। नानी, अपना ध्यान रखना, अभी मैं चलता हूँ। नानी उसे जाते वक्त कहती है, बेटा, उस ढाबे में भूत प्रेत का साया है। तू क्यों अपना जिंदगी दांव पर लगाने में तुला है? चल अब घर जा, माँ को कहना मैं उसे याद करती हूँ। किशोर अपने घर वापस आता है। आते ही अपने माँ से वही सबसे पहले सवाल करता है। उसकी माँ भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं रहती। पूरे एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सुबह शीला किशोर को जगाती है। वो न बिस्तर से बाहर आता है न ही किसी से बात करता है। शीला कहती है, किशोर, इतनी जिद अच्छी नहीं है। किशोर कहता है, अगर नहीं बताओगी तो ना मैं खाना खाऊंगा, न ही आपसे बात करूंगा और न ही काम पर जाऊंगा। शीला कहती है, मुझे नहीं मालूम कुछ किशोर। तब किशोर कहता है, झूठ मत बोलो माँ, मैंने नाना जी का नाम उस दुकान पर देखा है, अब तो सच बता दो। शीला कहती है, तू क्यों गया अंदर? शीला रो पड़ती है। चाय का कप किनारे पर रखती है और किशोर उसे संभालता है। फिर शीला कहती है, बेटा, वो उस जमाने का बहुत मशहूर ढाबा हुआ करता था। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना जी ऋषि चंद्र वो ढाबा चलाते थे। उनके हाथों में जादू था, सब बहुत पसंद करते थे। फिर मैं पैदा हुई, तब से वो ढाबा और भी अच्छा चलने लगा। लोग आते गए, मुनाफा बढ़ते गया, समय बीतने लगा और मैं बड़ी हुई। तुम्हारे मामा जी भी बड़े हुए, वो भी पिताजी के साथ ढाबे में काम किया करते थे। एक दिन की बात है, पिताजी को कमजोरी के चलते उनका तबीयत अचानक खराब हो गया। वो ढाबे पर ही गिर पड़े और आसपास कोई नहीं होने की वजह से वो हम सबको छोड़ भगवान को प्यारे हो गए। उनका उम्र भी अधिक हो चुका था, शरीर साथ नहीं देता था। फिर भी वो अपनी खुशी से ढाबे मेरे भाई यानी तुम्हारे मामा के साथ जाया करते और अपना मेहनत किया करते। उनकी कमजोरी के चलते वो इस दुनिया को छोड़ चले गए। खैर, सब ऊपर वाले की मर्जी। पर जिस दिन से वो चल बसे, गांव में हल्ला मच गया कि वो किसी भूत प्रेत की वजह से चल बसे। बेटा किशोर, गांव में अंधविश्वास की कमी नहीं होती।
जब तुम्हारे मामा दुकान को चलाने की बहुत कोशिश किए पर वहाँ डर से कोई भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे वो ढाबा बंद होते गया। तुम्हारे मामा जी अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर चले गए। तुम्हारी नानी नहीं गई क्योंकि वो पापा के यादों के सहारे जीना चाहती है, पर वो इन सब बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है क्योंकि गांव वाले पिताजी का मौत का कारण भूत प्रेत को मानते हैं। माँ जी बस इसी बात से दुखी रहती है और अपने दिन काट रही है। किशोर अपनी माँ से आज्ञा लेकर कुछ महीनों के लिए वापस नानी का गांव वीरपुर आता है। नानी के कई बार मना करने पर भी वो नहीं मानता और जाकर ढाबे को फिर से खोलता है। वहाँ वो चाय बेचा करता है। वहाँ चाय पीने कोई भी गांव वाले नहीं आते। लगातार 1 हफ्तों तक किशोर रोज चाय को फेंका करता है और घर वापस आता है। नानी भी उससे बात करना बंद कर देती है। किशोर अपने कुछ दोस्तों से ये बात कहता है। कुछ दिनों के बाद किशोर दुकान के बगल में छोटा सा मंदिर बनवाता है। गांव में अकेले मेहनत कर करके जगह जगह वो लाइटें लगाता है। अब देर रात तक भी आसपास उजाला रहता है। किशोर ये सब सिर्फ गांव वालों को समझाने की और अंधविश्वास मिटाने की कोशिश करता है। दूसरे दिन सुबह करीब 5-6 लोग आते हैं उसके दुकान पर। गांव वाले अचंभित होते हैं। वे लोग चाय और नाश्ता करके जाते हैं। ये सिलसिला 1 हफ्तों तक चलता रहता है। रोज 3-4 लोग चाय और नाश्ते के लिए ढाबे पर आते हैं। कुछ ही दिनों में बस की सवारी भी जब जब बस वहां रुका करती है यानी वीरपुर में, तब तब बस के लोग नाश्ता किया करते हैं। एक दिन की बात है, ढाबे पर कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी गांव का पहला इंसान उस ढाबे पर चाय पीने के लिए बड़ी हिम्मत के साथ आता है। दरअसल इतने दिनों में सिर्फ बाहरी लोग उसके ढाबे पर आया करते थे। आज पहली बार गांव का इंसान आता है। उसे देखते ही देखते गांव के कुछ और लोग भी उस ढाबे पर आते हैं। किशोर नाश्ता लेकर आता है और तभी अचानक वो गिर जाता है। एक नितिन नाम का गांव का लड़का बोलता है, देखो भाइयों देखो, अभी कुछ दिनों तक सिर्फ बाहर वाले लोग ही यहाँ पे ढाबे पर चाय पीने आते थे। आज पहली बार हम गांव वाले आए हैं और ये अपने नाना के जैसे गिर गया। भागो यहाँ से, इसके ऊपर भी भूत का साया है। तभी किशन यानी बाहर का लड़का कहता है, रुको भाइयों, रुको जरा। अचानक किशोर को होश आता है। वो उठकर पानी से मुंह धोता है। फिर किशन कहता है, क्या तू अभी ठीक है किशोर? तब किशोर कहता है, बस कमजोरी की वजह से मैं ऐसा हुआ। किशन कहता है, हाँ ये तो होना ही था, आखिर तुम्हारी माँ को भी यही बीमारी है। तुम्हारे मामा, नाना और यहाँ तक नानी, तुम सबको यही साधारण बीमारी है। समय पर दवाई लेते रहना। वैसे चाय काफी अच्छी बनी थी। तब नितिन यानी गांव का लड़का कहता है, नहीं, इसके नाना जी के ऊपर भूत का साया था, इसलिए अचानक चल बसे। तभी बाहर का लड़का रवि प्रेम से कहता है, अरे भाई, तू कौन सा जमाने में जी रहा है? जैसे कि आपने सबने देखा कि कैसे किशोर कमजोरी की वजह से नीचे गिर गया। अब अगर इसे समय पर होश नहीं आता तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता, पर किशोर को होश आया और ये खुद ही उठकर खड़ा हुआ। वैसे ही नाना जी बीमार थे, बूढ़े थे और कमजोर थे, इसलिए बीपी कम ज़्यादा होने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गए। उन्हें समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, इसलिए वो हम सबको छोड़ चल बसे। बस बात इतनी सी है। और किशोर के ढाबे के बगल में जब मंदिर है तो भूत प्रेत कहाँ से आएगा? तब कुछ और गांव वाले वहां आ जाते हैं और किशोर से कहते हैं, वैसे ये भाई साहब जो भी कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई तो है। हम खामखा बीमार बूढ़े नाना जी पर उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त पर भी गलत धारणा बना दिए थे। अब सब गांव वाले धीरे धीरे यकीन करने लगते हैं कि नाना जी कमजोरी के चलते चल बसे, न कि भूत प्रेत। अब सारे गांव के लोग भी वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। नानी भी किशोर का मेहनत और दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो भी अब किशोर के साथ ढाबा आना जाना शुरू करती है। कुछ ही दिनों के बाद नानी के घर में किशोर का मामा का बेटा अरविंद आता है। नानी आंगन में बैठकर दोनों को खाना खिलाती है और तभी अरविंद नानी को सच्चाई बताता है। अरविंद नानी को असली सच्चाई बताता है कि कैसे किशोर ने ये सब कुछ किया।
अरविंद कहता है, नानी जब किशोर आपके गांव आया, आपको दुखी देखा, तब वो वापस अपने गांव गया, अपनी माँ से सारा जानकारी हासिल किया, वहाँ हिम्मत करके ढाबे को फिर से शुरू किया। जब कोई गांव वाले ये सोचकर इसके ढाबे में नहीं आते थे तो किशोर हर दिन 3-4 अलग अलग दोस्तों को यहाँ गांव बुलाया करता था। वो सब भी किशोर की मदद करने ही आते थे। जब गांव वालों को यकीन होने लगा कि इसके ढाबे में लोग आने जाने लगे हैं, तब वो गांव से गुजरने वाले बस के लोगों को मुफ्त में चाय पिलाता था। बगल में मंदिर बनवाया। ये सब किशोर गांव वाले का भरोसा जीतने के लिए किया। फिर जब गांव वाले को भरोसा होने लगा, वे सब आते गए और चाय नाश्ता करते गए। फिर किशोर सबके सामने बेहोश होकर गिरने का नाटक किया ताकि गांव वालों को समझा सके कि नाना जी कमजोरी की वजह से गिरे और दुनिया छोड़ गए। इसके दोस्त भी इसके मदद किए। तब जाकर अब गांव वाले खुशी से हमारे ढाबे को पहले जैसा अपनाए हैं और ये सब किशोर आपके लिए ही किया है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। हमारे लिए अंत में सिर्फ परिवार वालों की खुशी ही मायने रखती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भले ही पुराने ख्याल के होते हैं, पर वे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। उनके लिए उनका मान सम्मान पत्थर की लकीर होती है। इसलिए हमें सबका इज्जत करना चाहिए और हो सके तो बड़े बुजुर्ग की खुशी को भी महत्व देना चाहिए। अंधविश्वास को नहीं, बल्कि अपने अंदर के विश्वास को महत्व देना चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स।